नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी विडंबना की बात है कि जब देश में एक तरफ हम देखते हैं कि आधी आबादी अर्थात महिलाएं अंतरिक्ष तक जा रही हैं, हर एक क्षेत्र में नए प्रतिमान गढ़ रही हैं, खेलों के क्षेत्र में एक नए रिकॉर्ड बना रही हैं, और उसी दौर में हम बात करते हैं एक ऐसे समाज की जहां पर यदि चाय में चीनी अधिक हो गई तो पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कह के और अपने घर से अलग कर देता है। यदि रोटी ठीक से नहीं बनी, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, तो ऐसे छोटे छोटे विषयों पर भी और संबंध विच्छेद होने की सी स्थितियां जब आ रही थी, तो उस दौर में इस देश की कुछ महिलाओं ने ये तय किया कि जो ये प्रताड़ना हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए, और आवाज़ बुलंद की गई विभिन्न मोर्चों पर। और उसी बुलंद आवाज़ को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुना और इस देश की सरकार ने भी सुना, और तब जाकर 3 तलाक के विषय में एक विधेयक बनाया गया, एक कानून बनाया गया, और उस कानून को देश की संसद ने पारित किया। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे 3 तलाक विधेयक और महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान विक्रम जी सैनी। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरी मेहमान हैं आसिफा जी नकवी। आसिफा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आसिफा नकवी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रदेश सह संयोजक हैं। सबसे पहले चर्चा आसिफा जी आपसे करना चाहेंगे, जिस प्रकार का विषय है 3 तलाक विधेयक और महिला सशक्तिकरण। अब जब ये विषय आया संसद में, तमाम दलों ने इसके समर्थन में भी वोटिंग की, अनेक लोगों ने इसका विरोध भी किया, सड़क से लेकर संसद तक अनेक प्रकार के विरोध प्रदर्शन भी हुए, अनेक प्रकार के तर्क भी आए, और उन तर्कों में ये भी विषय निकल कर आया कि ये विषय जो है वो वास्तव में देखा जाए तो मुस्लिम समाज की बहनों को, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे निजी मामले हैं, ये आस्था का विषय है। क्या कहना चाहेंगी, आस्था का विषय है या एक वर्ग को प्रताड़ना से बाहर निकालने का विषय है? जी विक्रम जी, ये एक वर्ग को, मुस्लिम बहनों को जो उनके ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं उनको बाहर निकालने का विषय है। इसके अंदर सबसे पहले मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनको बधाई देना चाहती हूँ। उसके साथ हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, और उसके साथ ही मेरे माननीय आदरणीय मेरे गुरु माननीय इंद्रेश कुमार जी का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ सबसे ज़्यादा उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीनी तौर पर जो कार्य किया है वो सबसे ज़्यादा महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो उन्होंने सोचा, जो दिल से सोचा, उस दर्द को अब खुद दिल से उन्होंने महसूस किया और इसके खिलाफ एक ज़मीनी तौर पर आवाज़ उठाई, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, ये जो विधेयक पास किया गया संसद के अंदर, वो इस चीज़ से महिलाओं को, इस चीज़ को लेकर महिलाओं के अंदर काफ़ी खुशी है, क्योंकि ये महिला, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ना किसी वर्क से रिलेटेड है। ये है सिर्फ एक महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। तो इस चीज़ को, इस विधेयक को, इस कानून को किसी भी धर्म, जाति अर्थात किसी भी चीज़ से ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए है। इससे जहाँ तक मैं मानती हूँ कि जो इतनी जो महिलाओं का अधिकारों का हनन हो रहा है उनके, तो उस चीज़ के ऊपर रोक लगेगी और कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी हद तक कमियाँ आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि कोई भी मर्द किसी औरत को 3 तलाक कहने से पहले 100 बार सोचेगा उसके बारे में, और ये सोचेगा कि नहीं ये गलत है, हम अगर ऐसा करेंगे तो कानून ने एक दायरा बनाया हुआ है, विधेयक पास किया गया है, तो उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर सज़ा मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोग अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो महिला को तलाक दे देते। तलाक का तरीका बिल्कुल गलत है। 3 बार तलाक कहने से कोई तलाक नहीं हो जाती है। तलाक का तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन विक्रम जी, जिस प्रकार से संसद में इस विषय को लेकर बहस हुई है और अनेक प्रकार के तर्क आए हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की इच्छा शक्ति थी और सरकार का परिश्रम था कि ये विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ, लेकिन फिर भी कुछ आवाजें इस प्रकार की भी सुनाई दी हैं जिनसे ये लग रहा था कि 3 तलाक विधेयक ये जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, उसकी राह में रोड़े अटकाने के भी काम किए गए हैं। क्या लगता है, कौन लोग हैं जो इससे नाराज हैं?
देखिए विवेकानंद जी, बहुत लंबे समय से हमारी मुस्लिम बहनों ने 3 तलाक के प्रति लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई का परिणाम था कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा कि 3 तलाक को बैन करने के लिए कानून बनाइए और देश में ये कुप्रथा अब लंबे समय तक जारी नहीं हो सकती है। और इसके कारण भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक सशक्त कानून लेके आए जिससे महिलाओं को 3 तलाक के ऊपर इस दोष से मुक्ति मिल सके। पहले भी, पिछली बार भी अगर देखें तो पिछली जब मोदी सरकार थी तो उस समय भी ये विधेयक सदन में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण ये पारित नहीं हो पाया था जी। इस बार भी कस्मोपेश स्थितियां वही थी। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में इसका पारित होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन निश्चित रूप से सरकार ने, रविशंकर जी प्रसाद और मोदी जी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने इसे जिस तरह से राज्यसभा में भी पारित करवाया और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। अब निश्चित रूप से जैसे हमें पिछले दिनों कुछ देखने की घटनाएं मिली थी, आपने भी जैसे चर्चा की कि सब्जी में नमक नहीं होने तक पे तलाक दे दिए जाते थे, कपड़े इस्त्री नहीं है उस पर तलाक दे दिया जाता था। और इस समय तक बड़ी विडंबना देखने को मिली कि सोशल मीडिया के जमाने में व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिए जाते थे, फेसबुक पे मैसेज डाल दिए जाते थे और उसके भी 3 तलाक हो जाते थे। तो निश्चित रूप से 3 तलाक का जो फैसला है, भारत के 125 करोड़ लोग थे जिनके लिए सभी विधान और कानून सभी के लिए एक समान लागू हैं, लेकिन हम देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अलग से कानून लागू था जिसके कारण वो बहुत ही प्रताड़ित और उपेक्षित थी। तो इस कानून के कारण मुस्लिम महिलाएं बहुत प्रताड़ित थी और बहुत परेशान रहती थी और अनेक विषय इस प्रकार के मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश के सामने आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से आसिफा जी ये कानून बना है, ये विधेयक पारित हुआ है, तो इस कानून के अंतर्गत सीधा सा प्रावधान है कि अब यदि कोई भी पुरुष इस प्रकार की हिम्मत करेगा, इस प्रकार का दुस्साहस करेगा कि वो महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, तो उसे सीधे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन कुछ लोगों का मत ये भी है कि यदि पुरुष को 3 वर्ष के लिए यदि जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर उस महिला का तथा उसके बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की चिंता आखिर कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं विषय तो मूल रूप से महिला को सशक्त करने का विषय है, परिवार ठीक प्रकार से चले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से हो। यदि पुरुष 3 वर्ष तक जेल में रहेगा तो फिर ये सारी स्थितियां कौन संभालेगा? क्या कहना है आपका? विवेक जी, आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में लोग इस क्वेश्चन कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस महिला और उसके बच्चों का क्या होगा, वो क्या करेगी। तो उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ के अंदर जो प्रॉपर्टियाँ वक्फ की जाती हैं, वक्फ बोर्ड है, कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार है, सभी मिलजुल कर उसके भरण पोषण का, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उसकी व्यवस्था वो लोग करें। वो भी अपने प्रति एक जिम्मेदारी समझे। जब तक वो 3 साल तक जेल के अंदर है, उसको सजा मिली है, तब तक वो उसके करे। और उस महिला को आप सेल्फ डिपेंड बनाइए, कुछ ना कुछ उसको कोर्स करवाइए। तो उससे क्या है कि वो खुद अपनी सेल्फ हो जाएगी, अपने बच्चों का और खुद का भरण पोषण कर पाएगी। उससे पहले जो मैंने बताया, वक्फ बोर्ड है, सामाजिक संस्थाएं हैं और सरकार है, ये इसके बारे में सोचें और कुछ निर्णय लें ताकि इस जो समस्या है इससे निजात पा सकें। तो 17 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का एक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा कि 3 तलाक ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है और उसे गैर कानूनी घोषित किया गया। उसके 3 महीने बाद में सरकार ने संसद में विधेयक लेकर आई सरकार, लेकिन ये जो बीच में 3 महीने का जो समय था, इसमें 229 मामले इस प्रकार के 3 तलाक के मामले आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय इस विषय में आ चुके थे, 2 निर्णय हाई कोर्ट के इस विषय में आ चुके थे। और हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में कानून होता है। विक्रम जी, जब ये इस प्रकार की स्थितियां हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, एक प्रकार से कानून ये बन गया, उसके बाद भी देश में 3 तलाक के मामले नहीं रुके, तो क्या सरकार का ये विचार रहा कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चल रहा, दंडात्मक कार्रवाई होनी आवश्यक है? क्या इसलिए ये 3 वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है? नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, सरकार इस बात को जानती थी कि सिर्फ कानून बन जाने से तो कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसमें व्यवस्था की गई। अब व्यक्ति स्वयं जानता है कि अगर मैं 3 तलाक बोल के अगर अपनी पत्नी को तलाक देता हूं तो निश्चित रूप से मुझे 3 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा।
मैं बताऊं, सरकार ने इसमें 2-3 क्लोज भी शामिल किए हैं। जिस तरह से अगर पति पत्नी के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होंगे कि वो उनकी जमानत ले सके। इसके अलावा भी अगर 3 साल तक पति अंदर चले जाते हैं तो उनकी एसेट से या उनकी कमाई हुई पूंजी से भी उस महिला को भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस राशि मिलेगी। अगर वो भी नहीं है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है कि वो सरकार की तरफ से वो व्यवस्था करवा पाए जिससे उस महिला का भरण पोषण हो सके। और निश्चित रूप से मानिए, ये जो सिर्फ इस कानून के विरोध करने का एक माध्यम या लोगों ने एक रास्ता निकाला है कि साहब वो उसको जेल हो जाएगी तो 3 साल तक उसकी पत्नी कैसे करेगी। आप देखिए, ये सवाल तो वो चोरी करने वाला आदमी भी, मर्डर करने वाला आदमी भी, डकैती करने वाला आदमी भी सवाल उठा देगा कि साहब अगर आप ऐसे कानून बनाओगे और मैं चोरी करूंगा तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चों का पीछे से क्या होगा। तो इस तरह के आधार ना चलने वाली बात है। और निश्चित रूप से आप मानिए कि इसमें महिलाओं का सम्मान मिलेगा और उनके अपने जो अधिकार हैं उन अधिकारों की प्राप्ति होगी और इस पे निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। तो इस मामले में जब दंडात्मक कार्रवाई होगी, कानून का भय होगा और जेल जाने का स्पष्ट जिस प्रकार से प्रावधान सरकार ने किया है, अपनी मंशा स्पष्ट रूप से सरकार ने जाहिर कर दी है कि मुस्लिम महिलाओं का अब उत्पीड़न और कोई कर नहीं सकता क्योंकि उनके पक्ष में एक सशक्त कानून यह सरकार लेकर आ गई है। और जब ये सारी प्रक्रिया चली उस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि आप इस विषय में कानून मत बनाइए, हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो रिपोर्ट्स इस प्रकार की भी आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको इस विषय में जागरूकता अभियान चलाना था तो आप तो 1972 से काम कर रहे हैं, आखिर इतना समय क्यों लग गया। और यदि आसिफा जी इस विषय को हम आगे बढ़ाएं तो हम बात करते हैं आज़ादी के बाद भी 7 दशक से अधिक का समय बीत गया और उससे पहले की भी बात करें तो कोई 500-700 वर्ष से ये कुप्रथा मुस्लिम समाज में चली आ रही थी। आखिर इतना समय क्यों लग गया आवाज उठाने में, देश की महिलाओं को इतना समय क्यों लगा, क्या कारण रहे, क्या मानना है? देखिए, इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो कारण है, मुख्य कारण, वो एजुकेशन है जी। क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। ये चीज़ मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि आप ये देखिए कि लड़कियों को पर्दा है, पर्दे की वजह से एजुकेशन नहीं दी जा रही है। कहीं पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा कंक्लूजन निकाल के पूरा रिजल्ट निकाला गया कि सबसे बड़ी कमी एजुकेशन की है। उस वक्त उनके अंदर एजुकेशन ही नहीं थी क्योंकि कुछ समाज के जो कुछ जिम्मेदार लोग हैं वो ही कहते नहीं, लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसको पर्दे में रखना चाहिए, नहीं जी माहौल ठीक नहीं है, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अब इस 70 सालों के अंदर मैं यही बात कहना चाहूँगी कि इन 70 सालों के अंदर किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि महिलाओं के ऊपर जो इस तरीके के उनके अधिकारों का हनन हो रहा है वो उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बट अब जो है हमारे बीजेपी गवर्नमेंट और जो मोदी सरकार है, इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज़ इन्होंने महिलाओं के बारे में है, मुस्लिम बहनों के बारे में और दूसरे धर्म के बहनों के बारे में भी सोचा और उनका ध्यान इस ओर अग्रसित हुआ। इसके अंदर जो है इसका जो पूरा सर्वे करा, सबसे ज़्यादा जो सर्वे किया वो माननीय इंद्रेश कुमार जी ने किया। उन्होंने बहुत दिल की गहराइयों से सोचा और इस चीज़ को आगे लेकर आए। इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है और आज एक उसका एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसके अंदर सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। मैं उन सबको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की वो आज सफल हो गई है। तो अनेक संगठनों ने मिलकर इस दिशा में काम किया और अनेक मुस्लिम बहनों ने भी हर एक स्तर पर जितना संघर्ष और वो मेहनत कर सकती थी उन्होंने मेहनत की और आखिर इस विषय को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन विक्रम जी, हम यदि चर्चा करें दूसरे पहलू की, जिस प्रकार से सरकारें काम करती हैं, 1984 का विषय सबके ध्यान में आता है। 84 में जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी और इतना स्पष्ट बहुमत 400 सीटों के साथ में कांग्रेस की सरकार आई। 1985-86 में शाहबानो का मामला आता है और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस विषय को, जो कि शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, वो निर्णय पलट दिया। लेकिन हम देखते हैं, विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि 84 के बाद में इस देश में 9 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बार भी बहुमत नहीं मिला। जो कांग्रेस पार्टी 400 सीटों पर थी वो 2014 में 44 सीटों पर आ गई और इस बार 52 सीटों पर है। क्या सोचते हैं कि कांग्रेस जिस वर्ग को वोट बैंक मानकर चल रही थी, क्या उसी वर्ग ने धीरे धीरे कांग्रेस को रसातल में पहुंचाया? देखिए विवेकानंद जी, कांग्रेस की जो सरकार ने किया था
आप देखिए, बड़े दुख की विषय तो ये है, बड़ी पीड़ा की बात है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे धार्मिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, उनकी बहुत जबरदस्त उपेक्षा की गई। और पूर्वोत्तर जो भी कांग्रेस सरकार थी, उनके लिए मुस्लिम समाज एक वोट बैंक से अधिक कुछ भी नहीं था। शाहबानो केस में आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका था और मात्र 61 रुपए उनको मेंटेनेंस मिलना था, उसके ऊपर भी मुल्ला मौलवियों का इतना ज्यादा दबाव राजीव गांधी पे आया कि राजीव गांधी जी ने सदन में विधेयक लाकर और मेंटेनेंस को भी बंद तक करवा दिया, जबकि उनकी सरकार में खुद में विरोध हो रहा था। उनकी सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया और यहाँ तक कहा कि आपने मुस्लिम महिलाओं को हजारों वर्ष पीछे धकेल दिया है। तो निश्चित रूप से, लेकिन उस समय की जो सरकार थी उसका अपना एक मानना था, और इस समय जो मानव कल्याण के लिए एक बहुत ही संवेदनशील सरकार थी, जो मुस्लिम को या पूरे देश को, अगर हिंदू मुस्लिम की बात भी छोड़ें तो सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ जो सत्ता में आई है, और उसने वही करके दिखाने का प्रयास भी किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं में या हिंदू महिलाओं में कोई भी भेदभाव फर्क नहीं करते हुए सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, और इसी के प्रारूप ये कानून आया। और इस कानून के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से पहल करते हुए मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। तो कह सकते हैं कि इस सरकार ने वक्त का तकाजा समझा है, और पहले जो शाहबानो के मामले में जो भी विषय हुआ, उस समय की सरकार उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को भांप नहीं पाई, और जो सरकारें परिस्थितियों को नहीं भांप पाती उनका अंजाम ठीक नहीं होता। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे हटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है, क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर और जिस प्रकार की राजनीति पहले चली आ रही थी, उस स्थितियों को भांप कर, उन सारी स्थितियों को ठीक से समझकर मानव कल्याण की दिशा में, खासतौर पर मुस्लिम बहनों के कल्याण की दिशा में इस सरकार ने यह विधेयक पारित किया। बात करना चाहेंगे आसिफा जी आपसे इस विषय में भी कि जब ये कानून बन चुका है ठीक प्रकार से कि अब कोई भी पुरुष 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम बहनों को प्रताड़ित नहीं कर सकता, उनको डरा नहीं सकता, उनको धमका नहीं सकता, ये कानून बनने के बाद में एक ताकत तो आ गई है। आप किस नजरिए से देखते हैं, समाज में किस प्रकार का बदलाव आया है, मुस्लिम बहनों में किस प्रकार की प्रतिक्रिया है इस कानून बनने के बाद में? जी विवेक जी, मुस्लिम बहनों के अंदर ये विधेयक जैसे ही पास हुआ, कानून आया, तो उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिला है, उनको एक शक्ति मिली है, नारी शक्ति मिली है। ये वैसे भी वुमेन राइट्स, उनका पावर है, वुमेन राइट्स है, तो वो उनका होना चाहिए। अब ये कानून पारित होने के बाद जो महिलाएं बहुत दबी हुई थी, या जो इससे जूझ रही थी, इस उससे समस्या से जूझ रही थी, वो उभर कर सामने आई है। अच्छा, काफ़ी महिलाएं मुझसे भी कह चुकी हैं, नहीं बहुत अच्छा। और जिस वक्त ये चल रहा था तो राज्यसभा में पास नहीं होता, तो बहुत सी महिला मुस्लिम बहनें भी मुझसे कहती थी ये कब पास होगा, आप जाके मोदी जी से वहाँ आप संगठन के अंदर है, आप जाके बात पहुँचाएं कि इसको राज्यसभा के अंदर भी आप पास करवाएं। तो मैं सोचती हूँ मुस्लिम बहनें जो इस समस्या से जूझ रही थी, उन सब बहनों की दुआएं जो थी वो काम कर गई हैं, और ऊपर वाले ने सुन ली और ये विधेयक पास हो गया है। तो यह विधेयक पास हो गया है और मुस्लिम बहनों की जो दुआएं हैं वो काम कर गई हैं, इस प्रकार का कहना है आसिफा जी का। लेकिन आप चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं विक्रम जी, आपका क्या मानना है जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का या कहें कि एनडीए का बहुमत भी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लोर मैनेजमेंट उनका इतना अच्छा रहा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि विपक्ष में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो सामने आकर तो सरकार के साथ में नहीं आ सकते थे, लेकिन अंतरात्मा की आवाज थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उन्हें इस विधेयक के पक्ष में जाकर मतदान करना है। क्या कहना चाहेंगे, भाजपा का फ्लोर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था या विपक्ष की अंतरात्मा की आत्मा जागृत हो गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से जो फ्लोर मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था, और कई बार समय उपयुक्त होता है और उपयुक्त समय पे ये विधेयक रखा गया। और सरकार को या मुस्लिम को या पूरे भारत की जनता को आभार व्यक्त करना चाहिए उन सभी माननीय सांसदों का जिन्होंने इस विधेयक को पारित कराने में मदद की, चाहे वो वोटिंग करके की हो या वॉकआउट करके की हो। क्योंकि निश्चित रूप से जिन्होंने वॉकआउट किया वो भी इस बात को समझ चुके थे, उनकी राजनीतिक मजबूरियां अपनी हो सकती हैं, लेकिन वो एक मानवता के नाते या एक बड़े परिवेश में बात को समझ सकते थे कि अब लंबे समय तक ये चीजें नहीं चल सकती हैं। मुस्लिम समाज को अब सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और वो वॉकआउट कर गए, जिसकी वजह से विधेयक पारित हुआ। अब देश की जनता हो चाहे आम मतदाता हो, वो राजनेताओं को ये बात समझा चुका है
कि सबका साथ और सबका विकास चलेगा। अब जाति आधारित राजनीति, परिवार आधारित राजनीति या धर्म के आधार पर सिर्फ राजनीति करना और एक समाज विशेष को, एक धर्म विशेष को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना, अब ये भारतीय लोकतंत्र में नहीं चलने वाला है। 70 सालों के अंदर लोकतंत्र पूर्णतः परिपक्व हो गया है और अब जनसंख्या पढ़ी लिखी हो गई है, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है। तो निश्चित रूप से अब परिवर्तन का समय है और उस परिवर्तन की शुरुआत आप माने तो इस 3 तलाक से शुरू हुई है। तो इसे परिवर्तन की शुरुआत कहा जा सकता है और स्पष्ट रूप से यह संदेश भी दिया जा सकता है कि जाति मत पंथ की जो राजनीति लोग करते थे, अब उसके भी अवसान का समय आ गया है और देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब चूंकि विषय 3 तलाक का है, तो आसिफा जी हम आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि तलाक तो एक अलग विषय है और 3 तलाक एक अलग विषय है, लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वास्तव में इन दोनों में अंतर क्या है। तलाक की प्रक्रिया तो अभी भी वैसे ही रहेगी जिस प्रकार से पहले चल रही थी, लेकिन उस तलाक में और ये 3 तलाक में किस प्रकार का अंतर है? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम धर्म में भी 3 तलाक को बहुत बुरा माना गया है जी। कहते हैं कि जब पुराने ज़माने के अंदर जिस वक्त 3 तलाक बोला जाता था, उस वक्त ये देखिए कि धरती कांप उठती थी और पूरी कायनात के सब दिल हिल जाता था कि ये क्या आप मतलब इस तरीके से ये 3 तलाक बोल के आप मतलब कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह की मतलब अल्लाह के घर भी इसकी बख्शीश नहीं है। तो जब अल्लाह ताला ने इतना बुरा माना है 3 तलाक को, तो फिर हम तो एक इंसान हैं। तो इस 3 तलाक को 3 तलाक और तलाक के अंदर तलाक 3 बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, ये हो गया एक सिंपली तलाक। इसको ये कोई मायने नहीं रखता है, ये माना भी नहीं जाता है। 3 तलाक ये है कि 3 तलाक पहले एक बार अगर किसी ने बोला तलाक, अगर वो एक बार नहीं अगर 100 बार भी बोलता है तो उसका एक बार ही माना जाएगा तलाक। उसके बाद उसको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके अंदर वो ख्वातीन वहीं रहती है उसी अपने हस्बैंड के घर में, और उसके अंदर उसके जो ख्वातीन के घर वाले हैं, जो नज़दीकी रिश्तेदार है वो, और जो उसके पति हैं उसके रिश्तेदार, उनको एक एक 2-2 लोगों को बुलाया जाता है और दोनों को समझाइश की जाती है कि आप जिस तरीके से भी मोहब्बत से प्यार से जिस तरीके से सुलह की कोशिश होती है उनको समझाया जाता है। लेकिन फिर मान लीजिए अगर नहीं समझते, फिर 1 महीने बाद के बाद में फिर एक बार नहीं समझते तो फिर एक बार होता है, तो चाहे वो कितनी बार बोले फिर वो दूसरा तलाक माना जाएगा। फिर इसी तरीके से वो सुलह की समझाइश होती है और इस बीच में अगर वो समझ जाते हैं तो साथ में रहने लगते हैं, और अगर नहीं 3 बार के तीसरी बार फिर मौका दिया जाता है। तीसरी बार में भी अगर किसी कारणवश नहीं है कि बहुत ही मजबूरी हो गई है और नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ में, मुमकिन ही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर तलाक मानी जाती है। लेकिन जहां तक है, मैं मानती हूँ, जहां तक है ये सुलह हो जाती है और वापस से हस्बैंड वाइफ रहने लगते हैं। दूसरी चीज, जब 3 तलाक उस जमाने के अंदर, पहले जमाने के अंदर जब 3 तलाक दिया जाता था, उसके बाद भी 3 तलाक देने के बाद उस पुरुष को सजा दी जाती थी, 100 कोड़े लगाए जाते थे। वो 100 कोड़े, तब तक आप ही देखिए कोई आज 10 कोड़े भी खा ले तो उसके अंदर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उस वक्त 100 चमड़े के चाबुक से 100 कोड़े लगाए जाते थे, जिस वक्त कोड़े लगाते लगाते वो वहीं खत्म हो जाता था, तो उसके गुनाह की सजा उसको वहीं मिल जाती थी। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आपने 3 बार बोला और तलाक हो गया। तो ये चीज तो उसमें भी बहुत, इस्लाम धर्म में भी बहुत बुरी मानी गई है। तो कह सकते हैं कि पहले भी इस विषय को लेकर दंड की व्यवस्था थी। आज सरकार ने चाहे 3 वर्ष के कारावास की सजा की हो, पहले कोड़ों की सजा इस प्रकार से दी जाती थी। और जिस प्रकार की प्रक्रिया थी उसमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति क्रोध में और आवेश में आकर और छोटी छोटी बातों पर आकर और ये इस प्रकार से संबंध विच्छेद नहीं कर पाता था, क्योंकि इस प्रकार से कानून में व्यवस्थाएं पहले अपने तरीके से थी, अब वो तरीके बदल गए हैं विक्रम जी। लेकिन हम बात आपसे ये करना चाहेंगे कि वर्तमान दौर में जो सरकार है, इस सरकार के जो काम करने का तरीका है उससे कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, समझ में आती हैं। सबसे पहले जिस प्रकार से जीएसटी लागू किया गया, एक देश एक कर, उसके कुछ समय पश्चात बात आने लगी एक देश एक चुनाव। क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जिस प्रकार से विधेयक लाया गया है और बहुत बड़ी आबादी को राहत पहुंचाने के लिए ये कानून बनाया गया है, कहीं इसके साथ साथ ये देश समान नागरिक संहिता की ओर भी आगे बढ़ रहा है?
नहीं, निश्चित रूप से बढ़ रहा है। और 3 तलाक पे विवेकानंद जी आप देखिए, दुनिया के 22 मुस्लिम देशों के अंदर 3 तलाक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है जी। लेकिन यहाँ पे शिक्षा का अभाव मानिए या धर्म के प्रति ज्यादा आस्था या जो भी एक विरोधी स्वरूप भाव हो गया कि एक पुरुष मानसिकता के साथ आदमी तलाक का फेवर में खड़ा हुआ है जी। क्योंकि वो व्यक्ति एक पत्नी के रूप में तो एक स्त्री को देख रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि एक औरत एक माँ भी है और बहन भी है। जब किसी को समझना चाहिए कि उसकी माता के साथ ये, उसकी बहन के साथ या बेटी के साथ ये घटना होती है तो किस तरह वो महसूस करेगा और किस तरह से उस बात को फेस कर पाएगा कि उनके परिवार में क्या घटना हुई है। और समान नागरिकता संहिता निश्चित रूप से लागू की जाएगी क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में एक कानून, एक विधेयक, एक तिरंगा लागू हो चुका है। तो निश्चित मानिए आप कि सभी देश के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों या किसी संप्रदाय के हों, उन सभी को इस कानून की पालना करनी होगी। तो सभी को इस कानून की पालना करनी होगी और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस भी वर्ग पर, जिस भी समाज पर और जिस भी क्षेत्र में यदि कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो ये सरकार प्रतिबद्ध है उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। और शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के साथ में सबका विश्वास और जोड़ा है। और वो विश्वास तभी बनेगा जबकि जहां जहां विसंगतियां पाई जाती हैं उनको दूर करने के लिए, उनको निर्मूल करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कठोर कानून बनाए। शायद इसीलिए यह कानून भी आया है और देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे भी बढ़ा है और आगे बढ़ना भी चाहिए क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। आज के इस ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए विक्रम जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफा जी आप भी पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।